गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं शिवानी सोनी। आज बंधु पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाटू श्याम जी से आप सभी का आज क्लास 10 की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूं व उम्मीद करती हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की ऑनलाइन क्लासेस में यूनिट 3। देखिए, क्लास है आपकी 10 विषय सामाजिक विज्ञान, बुक का नाम है समकालीन भारत, यूनिट 3 जल संसाधन। तो देखिए, आज हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं जल संसाधन के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे कि जल मानव जीवन के लिए कितना उपयोगी है, बल्कि जल के बिना मानव जीवन की कल्पना किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती। तो देखिए, जल क्या है, स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को जल संसाधन से। पहले हम जल के बारे में समझेंगे कि जल क्या चीज़ है। जल के बाद में हम इसके वितरण के बारे में पढ़ेंगे कि जल संसाधन वितरण मतलब जल का वितरण संपूर्ण पृथ्वी पर, पूरे विश्व में जल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है, वह कितने प्रतिशत भाग का प्रयोग, कितने प्रतिशत जल का प्रयोग हम अपने उपयोग में ले रहे हैं। इसके पश्चात पढ़ेंगे हम जल प्रबंधन के बारे में, जल संरक्षण के बारे में व जल संसाधन विकास के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को जल संसाधन के बारे में, वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जल एक कैसा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन। जल एक नवीकरणीय संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन आप सभी जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, कि ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग एक बार प्रयोग करने के बाद जिन्हें हम पुनः प्रयोग में ले सकते हैं, ऐसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो इस प्रकार जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन। देखिए, पहले हम बात करते हैं, मैं आपको समझाऊंगी कि नवीकरणीय संसाधन के रूप में ये किस प्रकार प्रयोग में आता है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो संपूर्ण पृथ्वी पर जल है वह कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, वह कितने प्रतिशत भाग का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए, इन डायग्राम को आप समझिए। पहले फर्स्ट डायग्राम की हम बात करेंगे। आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में कि 71% भाग पर, 71% भाग पर जलीय भाग है, मतलब जल फैला हुआ है, और 29% भाग है, मतलब हमारा ये वाला भाग। 29% भाग पर क्या है, स्थलखंड है, मतलब स्थलीय भाग, और एक जलीय भाग। 71% जलीय भाग और 29% स्थलीय भाग। स्थलीय भाग, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी को यदि हम 4 भागों में बांट देंगे, मतलब जैसे हमारी पृथ्वी है, इसको हमने 4 भागों में बांट दिया। यदि हम एक भाग को छोड़ देते हैं, मतलब एक हिस्से को यदि हम छोड़ देते हैं, तो 3/4 भाग पर क्या है, जल फैला हुआ है, मतलब जल की मात्रा 3/4 भाग पर पाई जाती है। ये वाला भाग है। यदि हम पृथ्वी को 4 भागों में बांटते हैं तो ये संपूर्ण भाग कितना आ गया, 3/4। वह जो ये वाला भाग बचता है, एक भाग 1/4 भाग, इसमें क्या पाया जाएगा आपका, स्थलखंड। 1/4 भाग पर स्थलखंड पाया जाता है, वह 3/4 भाग पर जल की मात्रा पाई जाती है। इतना क्लियर। अब देखिए कि आप देख रहे होंगे कि 3/4 भाग पर जल होने के बावजूद भी ऐसी कल्पना की जाती है कि 2025 तक जो विश्व में जनसंख्या है, 20 करोड़ जनसंख्या जल की कमी से क्या करेगी, जूझेगी, मतलब जल की कमी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना अधिक जल होने के बावजूद भी जल की कमी कैसे हो सकती है। तो देखिए, जरूरी नहीं कि 71% भाग का हम पूरी तरह प्रयोग कर रहे हैं। 71% भाग जलीय क्षेत्र है। अब देखिए, इसको भी अलग
इसका डिवाइडेशन हो जाता है, इसका विभाजन हो जाता है। 71% भाग भी देखिए किस तरह बटा हुआ है। 71% भाग में से इस वाले डायग्राम पे आइए अब आप। 97% जो भाग है 71% में से क्या है, लवणीय जल है। मतलब लवणीय का मतलब होता है खारा जल, न पीने योग्य, न उपयोगी जल। ठीक है, लवणीय जल से होता है जिसमें लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो वो जल कैसा होगा, खारा जल होगा, जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते। तो 97% भाग तो आपका ऐसे ही चला गया, जल का मतलब जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद देखिए जो 3% भाग है ये शुद्ध जल के रूप में पाया जाता है। कितना परसेंट, ओनली 3%। 3% भाग आपका शुद्ध जल के रूप में पाया जाता है। ये देख रहे हैं आप ये वाला डायग्राम, ये वाला भाग 3% शुद्ध जल के रूप में, और जो ये पूरा भाग है 97% का ये लवणीय जल है, और ये वाला शुद्ध जल को हम बोल सकते हैं अलवणीय जल। दूसरा नाम क्या है इसका, अलवणीय जल। अब देखिए, अब जो ये 3% भाग भी है जो शुद्ध जल के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, अब इसका भी आगे क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। फर्स्ट डायग्राम को आपने समझा, फिर हमने सेकंड को समझा। कैसे, पहले 71 का विभाजन किया, 71 का परसेंट, जैसे 97 हो गया आपका लवणीय और 3% आ गया आपका शुद्ध जल। अब किसका विभाजन कर रहे हैं हम, इस वाले भाग का 3% भाग का विभाजन देखते हैं कि किस प्रकार होता है। अब आइए आप इस वाले डायग्राम पे, थर्ड डायग्राम देख रहे हैं आप। 3% शुद्ध जल को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से देखिए 69% जो जल है, जल की मात्रा है, वह हिमानी के रूप में पाई जाती है। हिमानी मतलब बर्फ के टुकड़ों के रूप में। जो हिमानी आपको पता है जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होगा कि जो पानी है वह बर्फ के रूप में क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो 69% भाग है वह हिमानी के रूप में पाया जाता है। 69% किसके रूप में, हिमानी के रूप में। ये आप समझ लीजिएंगे, बर्फ का जो ये पहाड़ है, जो ऊंचे क्षेत्र हैं, ये हो गया आपके बर्फ के टीले। तो कितना परसेंट हो गया ये, 69% आ गया आपका हिम के रूप में। अब आगे बात करते हैं, 30% भाग है वह है आपका भूमिगत जल के रूप में। भूमिगत जल मतलब जो धरातल के आंतरिक भाग में स्थित जल है, जो आप हैंडपंप के माध्यम से निकालते हैं, जो कुएं हैं, कुएं के माध्यम से जल निकलता है, तो वह आता है आपका भूमिगत जल के रूप में। 30% भाग पाया जाता है। कितना, जैसे ये आपका धरातल है और इसके आंतरिक भाग में पाया जाने वाला जल भूमिगत जल कहलाता है। भूमिगत मतलब भूमि के अंदर। भूमिगत जल कितना परसेंट आ गया आपका, 30% भाग। अब देखिए शेष 1% भाग क्या बचता है, मनुष्य के पीने योग्य जल। अब आप देख सकते हैं कि 1% जल बचा है, तो जल की कमी तो आएगी ही, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या, जब जनसंख्या इतनी अधिक मात्रा में है और जल संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में है, तो क्या होगा, जल दुर्लभता पाई जाएगी। जल दुर्लभता का मतलब होता है जल की कमी। एक % भाग जो है वह पीने योग्य है, जिसका मनुष्य क्या करते हैं कि पीने योग्य भी है, सिंचाई कार्य में भी लेते हैं, आर्थिक विकास में भी लेते हैं, उद्योगों के संचालन में भी लेते हैं। तो क्या होगा कि जल दुर्लभता की कमी उत्पन्न हो जाएगी। जल दुर्लभता, दुर्लभता का मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कमी से, मतलब जल की कमी होना क्या कहलाता है, जल दुर्लभता। जल की कमी होना जल दुर्लभता कहलाता है। तो इस प्रकार देखिए आप समझ गए होंगे कि
हमारी जो जल संसाधन है, संपूर्ण पृथ्वी पर जल संसाधन का किस प्रकार विभाजन किया गया है, ये आपको मैंने डायग्राम के माध्यम से समझा दिया है अलग अलग कि 3/4 भाग पर 71% है, 29% भाग कितना है स्थलीय खंड। ठीक है, फिर 71 का हमने क्या कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया, 97% लवणीय जल है और 3% भाग कितना है शुद्ध जल, मतलब पीने योग्य है, उपयोगी जल है। 3% भाग का फिर हमने क्या करा, विभाजन किया, फिर हम इस डायग्राम पर आए। इसके बाद में हमने क्या किया कि जो 69% भाग है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला भाग किसमें आ गया, हिमानी के रूप में आ गया। अब हिमानी के रूप में 69% भाग है, फिर इसके बाद जो ये वाला भाग है, ये वाला 30% भाग पे भूमिगत जल पाया जाएगा। और भूमिगत जल मैंने आपको बता दिया कि धरातल के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला जल भूमिगत जल कहलाता है। शेष 1% भाग का क्या करते हैं, मनुष्य अपने उपयोग में लेते हैं। शेष ओनली 1% भाग क्या है कि मनुष्य के उपयोग में आने वाला जल है, पीने योग्य जल है, सिंचाई के कार्य में आने वाला जल है। अब हम आगे बात करते हैं जल प्रबंधन की। आप सबसे पहले इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम क्या है, नोट्स बनाने में आपके काम आएंगे। क्योंकि इसके बाद हम और डायग्राम भी बनाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ समझेंगे हम तो हर डायग्राम के माध्यम से ही वो चीज़ अच्छे से हमें समझ आएगी। तो इसलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इस पूरे डायग्राम का, इसके बाद मैं आगे चलती हूँ। अब देखिए, अब हम इससे आगे बात कर रहे हैं किसकी, जल प्रबंधन। जल प्रबंधन समझिए, जल प्रबंधन से क्या आशय है। प्रबंधन मतलब प्रबंध करना, मतलब हम जल को किस प्रकार संचित कर सकते हैं, किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं। तो जल प्रबंधन में क्या होगा कि जो सरकार है या मनुष्य हैं वह क्या करेंगे कि जल को किस प्रकार हम संरक्षित कर सकते हैं, मतलब उपयोग में लेने के लिए हम क्या क्या उपाय अपना सकते हैं। तो देखिए, जल प्रबंधन की सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। जल प्रबंधन यदि 71% जल है, फिर भी हमें जल प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। इसका कारण देखिए कि आपको पता है कि विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या, और हमारे भारत की जनसंख्या आपको पता है दूसरे नंबर पर हम जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत देश आता है, जिसमें 121 करोड़ जनसंख्या वर्तमान में है। लेकिन परंतु 2035 तक कल्पना की गई है कि जो हमारी जनसंख्या है वह 135 करोड़ को स्पर्श करेगी। ठीक है, अब देखिए, जनसंख्या इतनी अधिक मात्रा में होगी तो हमें जल की कमी क्या होगी, निश्चित रूप से होगी। और आपको पता है औद्योगिकरण के कारण, मतलब उद्योगों में क्या होता है कि जल का उपयोग किया जाता है भारी मात्रा में। जल का प्रयोग, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें जल का प्रयोग नहीं होता हो। ठीक है, तो जल की कमी के कारण क्या होगा कि ऐसा कल्पना की जाती है कि तृतीय विश्व युद्ध, आपको पता है जो प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, अब कल्पना की गई कि जो तृतीय विश्व युद्ध है वह किसकी कमी के कारण होगा, जल की कमी के कारण होगा। ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि जल की कमी के कारण तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। और इसका कारण क्या है तृतीय विश्व युद्ध का, जल दुर्लभता, मतलब जल की कमी होना। अब आप देख सकते हैं जल प्रबंधन की हम बात करेंगे कि जल प्रबंधन हम किस प्रकार कर सकते हैं, तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। आप देखिए, जल प्रबंधन के अंतर्गत बहते हुए जल, मतलब प्रवाहित जल, प्रवाहित जल में कौन कौन से आते हैं, नदियां, जानते हैं ना आप, जैसे प्रवाहित जल है ये। अब नदियों में क्या होगा, जल बह करके आएगा। ठीक है, अब जल को हमें क्या करना है,
स्टॉक करना है, मतलब प्रबंधित करना है, इसका प्रबंध करना है। तो बांध, आपने नाम सुना होगा, बांध किसे कहते हैं? बांधों का निर्माण किया जाएगा, बांधों का निर्माण जो सबसे महत्वपूर्ण है जल प्रबंधन के अंतर्गत। अब देखिए बांधों का निर्माण कैसा होता है कि पहले आप समझ लीजिए बांध किसे कहते हैं कि प्रवाहित जल या नदियों पर एक जल को एकत्रित करके, मतलब नदियों पर बहते हुए जल को एकत्रित करके एक दीवार खड़ी करके जो जल संरक्षित किया जाता है उसे बांध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि प्रवाहित जल है नदियाँ, ठीक है ना। अब क्या है कि कोई नदी आ रही है, हम इस पे क्या करेंगे, बांध की आकृति इस प्रकार की होती है आपकी, आपने बांध देखे ही होंगे। अब क्या होगा कि बांध के माध्यम से हम क्या सकते हैं, जल दुर्लभता को दूर कर सकते हैं। देखिए जब हमने पानी को रोक दिया, मतलब पानी को संग्रहित कर लिया, तो क्या होगा, हम इससे अपनी जो आवश्यकताएं में क्या क्या आएगा आपका, सिंचाई कार्य आएगा, मत्स्य पालन आएगा, मत्स्य पालन, इसके बाद में आपका आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, पर्यटन या मनोरंजन भी आप जिसे लिख सकते हैं, पर्यटन, मनोरंजन, इसके बाद में आप औद्योगिकरण, औद्योगिकरण की आवश्यकता को पूरा करना, और पेयजल पूर्ति या आपूर्ति, पेयजल की आपूर्ति हम कर सकते हैं। क्या कहा मैंने कि बांधों का निर्माण करके जल प्रबंधन के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि बांधों का निर्माण करते हैं, प्रवाहित जल या नदियों पर जल को एकत्रित करके, जल को संग्रहित करके अनेक उद्देश्यों से क्या किया जाता है, बांध का निर्माण किया जाता है। और एक और लिख लीजिए आप इसमें, जल विद्युत, जल विद्युत का उत्पादन, जल विद्युत का उत्पादन। अब क्या होगा कि जल प्रबंधन के अंतर्गत हम अनेक उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, जिन्हें अब आपको पता होगा कि बहुत सारे उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना कहलाती है बहुउद्देशीय परियोजना। सरकार, आपने सुना होगा बहुउद्देशीय परियोजना का नाम। तो बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत क्या करती है कि सरकार के द्वारा अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रख करके बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपके एक उद्देश्य न होकर के अनेक उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें आपकी आएगी सिंचाई, मत्स्य पालन, आर्थिक क्रियाएं, पर्यटन, औद्योगिकरण की आवश्यकताओं को पूरा करना, पेयजल की आपूर्ति व जल विद्युत का उत्पादन। अब देखिए मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगी इसमें कि किस प्रकार जो बांध है वह बहुउद्देशीय, मतलब बहुत सारे उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम होते हैं। तो देखिए ये आप समझ गए होंगे, ये है हमारा बांध, डैम। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सिंचाई कार्य के लिए हम कैसे करेंगे कि बांध में नहरों के माध्यम से सिंचाई कार्य किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की नहरों के माध्यम से हम क्या करेंगे कि सिंचाई की कमी को या सिंचाई की आवश्यकता को हम पूरा कर सकते हैं। एक उद्देश्य तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। बांधों में क्या करेंगे हम, नहर के माध्यम से, नहर के माध्यम से
सिंचाई की आपूर्ति करेंगे। एक उद्देश्य हमारा बांध के माध्यम से कंप्लीट। द्वितीय पे हम बात करते हैं, मतलब सेकंड जो हमारा उद्देश्य है वह है हमारा पर्यटन या मनोरंजन। अब देखिए, आप सोच सकते हैं कि बांध के माध्यम से मनोरंजन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आपको पता है जहाँ पे बांध बनाए जाते हैं वहाँ पे नौ चालन, मतलब जो बोटिंग की व्यवस्था होती है। नौ चालन तो क्या, नौ चालन के माध्यम से मतलब जो नाविक होते हैं वह अपनी नावों के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि पर्यटन स्थल बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि यदि कोई डैम है, कहीं गहरा डैम जैसे बाखड़ा नागल डैम है या कोई और अन्य डैम है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके नौ चालन की व्यवस्था होगी। आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि आप जैसे टिकट वगैरह लेते हैं तो आप पर्यटन स्थल के मनोरंजन करने के लिए आप क्या करते हैं, नौ चालन करते हैं, मतलब बोटिंग्स करते हैं। तो ये क्या करेगा, मतलब पर्यटन स्थल आपके मनोरंजन का साधन बन रहा है। क्या, डैम का जो पानी है उसमें क्या कर लिया हमने, नौ चालन कर लिया, नौ चालन। तो इससे क्या होगा कि पर्यटन व मनोरंजन की हमारी जो आवश्यकता है वह पूरी हो रही है। तीसरा दृश्य हम पढ़ेंगे। तीसरा, उद्योगों को जल की आपूर्ति। उद्योगों को जल की आपूर्ति। अब आपको पता होगा कि उद्योगों में जो कच्चा माल है या कोई भी काम करने के लिए क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो औद्योगिकरण के माध्यम से जो बांध है, बांध से क्या कर सकते हैं हम, जो पाइप के माध्यम से या फिर नहरों के माध्यम से जो जल है वह उद्योगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये क्या होगा, इससे जल की क्या हो रही है, आवश्यकता हमारी पूरी हो रही है। तो बहुउद्देश्य मतलब बहुत सारे उद्देश्य हमारे पूरे हो रहे हैं। अब बात करते हैं हम फोर्थ पे, जल विद्युत का उत्पादन। जल विद्युत का उत्पादन, इसको समझेंगे आप। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बांधों के माध्यम से जल विद्युत का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, ये आप साथ साथ नोट करते चलेंगे कि पॉइंट्स जो हैं कि हमने जो ये बहुउद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य लिखे हैं, बहुउद्देश्य या बहुउद्देश्य योजनाएं, ये इसमें कौन कौन सी योजनाएं आती हैं, कौन कौन से उद्देश्य आते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया, सिंचाई, पर्यटन, उद्योगों की जल की आपूर्ति, नौचालन, जल विद्युत का उत्पादन। हम समझ रहे हैं कि जल विद्युत का उत्पादन बांधों के माध्यम से कैसे होता है। तो देखो, आपको पता है ये जैसे बांध है। अब क्या होता है कि जब बांध में क्या होता है, गेट लगे हुए होते हैं। जब एक गेट को खोला जाता है, जब जल स्तर, बांधों में जल स्तर ऊंचा उठ जाता है, तो इन गेट को खोलने के माध्यम से क्या होता है, जो नीचे वाले भाग होते हैं, यहाँ पर एक पहिए के आकार में क्या होते हैं, टरबाइंस लगे हुए होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टरबाइंस, जो पहिए के आकार में है आपके। कभी देखना आप बांध, कभी आप देखने जाओगे तो वहां पे इस प्रकार के पहिए की आकृति में टरबाइंस लगे होंगे। इनको आप नाम भी याद कर लो, इनको बोलते हैं टरबाइंस। तो क्या होगा कि देखिए, जब बांध के गेट खुलेंगे तो ऊंचे क्षेत्रों से जल बहुत तीव्र गति से बहेगा, ठीक है। तो प्रवाही जल क्या है कि जब बहुत ऊंचे से गिरेगा तो ये टायर क्या है, घूमने लग जाएंगे। जब ये घूमेंगे तो क्या होगा, जल की आपूर्ति होगी। तो ये जल है, जल के माध्यम से जो विद्युत है उसका उत्पादन होगा। समझ गए आप कि बांधों के माध्यम से जल विद्युत कैसे बनती है। जो ये लगे हुए होते हैं पहिए के आकार में, जिनको टरबाइंस के नाम से जाना जाता है। तो टरबाइंस के माध्यम से जब भी टरबाइंस घूमते हैं, मतलब जल तेजी से गिरेगा, टरबाइंस घूमेंगे, इससे क्या होगी, जल की आपूर्ति होगी, मतलब जल विद्युत का उत्पादन होगा। ये भी आपका क्लियर, आप समझ गए कि जल विद्युत का उत्पादन किस प्रकार होता है। फिफ्थ पे आप कर लीजिए, आर्थिक क्रियाओं में सहायक। आर्थिक क्रियाओं में सहायक,
अब आर्थिक क्रियाओं में सहायक कैसे होगा कि ये जो सभी आपकी आवश्यकताएं ये बांध के निर्माण के कारण, मतलब जल प्रबंधन के कारण ये आपकी संपूर्ण आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, तो इससे क्या होगा, आपका आर्थिक विकास होगा। तो आप देख रहे होंगे कि बांध के बनने से कितने सारे उद्देश्य पूरे हो चुके हैं, मतलब कोई एक उद्देश्य कंप्लीट ना होकर के आपके सारे उद्देश्य, जिसमें आपका सिंचाई भी आता है, पेयजल आपूर्ति आती है, पर्यटन आता है, मनोरंजन आता है, उद्योगों की जल की आपूर्ति हो रही है, मतलब औद्योगिकरण के लिए सहायक है, और जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जल के माध्यम से ही जल विद्युत का उत्पादन एक तीव्र गति से हमारे देश में हो रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो सरकार ने बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई है, विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के हम नाम देखते हैं। आपने बांध को समझ लिया, बांध किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं समझ ली कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं कि बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई परियोजना बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको अच्छे से समझ लेंगे आप। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल संसाधन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपका बहुउद्देशीय परियोजना का ही है। तो देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो केंद्र चालित या केंद्र संचालित भी बोल सकते हैं इसे, केंद्र संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये इसको मैं शॉर्ट में आप समझ जाना, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं। और सेकंड आती है आपकी राज्य संचालित, मतलब राज्य द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इनको आप नोट करेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को दो भागों में बांटा गया है, केंद्र संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सेकंड आती है आपकी राज्य संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे कि केंद्र के अंतर्गत कौन सी योजनाएं आती हैं व राज्य सरकार के अंतर्गत कौन सी योजनाएं आती हैं, मतलब केंद्र सरकार या केंद्र ने कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया है व राज्य सरकार द्वारा कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। तो इसको हम समझेंगे एक इंडिया के डायग्राम से। ये डायग्राम आपने बना ही लिया होगा। अब हम बनाएंगे इंडिया का डायग्राम, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी परियोजना किस भाग में स्थित है। तो देखिए, सबसे पहले आप बनाएंगे इंडिया का डायग्राम। ये दक्षिणी भारत का बना दिया मैंने। एक बात याद रखना, आपको भी इसी प्रकार डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यदि आप इस प्रकार के टॉपिक्स पढ़ते हैं तो आपको डायग्राम के माध्यम से ही समझ में आएंगे, और यदि आप एग्जाम में जाते हो तो आपको हर क्वेश्चन क्या करना है, डायग्राम के माध्यम से ही समझाना है। क्योंकि थ्योरेटिकल तो आप याद कर लेंगे, लेकिन किसी चीज़ को समझाना अच्छे से जो इफेक्टिव लगे, ताकि आपके मार्क्स क्या हैं पूरे में से पूरे आए, तो आपको डायग्राम की प्रैक्टिस भी अपने घर पर करनी है।